लगता है कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस पूरे मामले में आंख मूंद रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके? नहीं सुष्मिता, ये सवाल तो काफी समय से उठाया जा रहा है ना, और अब तो मुस्लिम वोटर्स को काटे जाने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं या फिर वे भी सिर्फ चुनाव आते आते बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएंगे? नहीं सुष्मिता, उठा तो रहे हैं अपनी आवाज को। हमने देखा 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की और उसका असर आपको एक चुनावी सर्वे में दिख जाएगा। चुनाव और बिहार में जिस तरह का चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है, एनडीए में भगदड़ मची हुई है। ये मानकर चलिए, अगर चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ये माहौल बना रहता है तो बीजेपी इस बार चुनाव हार जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, गठबंधन और सत्ता की साजिशों पर टिकी रही, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो खबर सामने आई है, उसने लोकतंत्र की बुनियाद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर करीब 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची है। इतना ही नहीं, पार्टी के बीएलए रोजाना 10-10 नाम चुनकर आयोग को भेजते रहे ताकि एक एक करके मुस्लिम वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये वोट चोरी का खेला हो रहा है तो पूरे बिहार में इसकी कितनी गहराई से हो रहा होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पूरी धांधली को जानकर भी खामोश आखिर क्यों है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी मौजूद है। स्वागत है हिमांशु जी आपका। सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर बीजेपी वास्तव में 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की कोशिश कर रही है तो क्या सिर्फ चुनावी धांधली है या लोकतंत्र पर सीधा हमला? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस पूरे मामले में आंख मूंद रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके? नहीं सुष्मिता, ये सवाल तो काफी समय से उठाया जा रहा है ना, और अब तो मुस्लिम वोटर्स को काटे जाने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी की शह पर 80,000 एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए, और वोट को मैनिपुलेट करने के लिए, चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए कि 80,000 मुस्लिम वोटर्स को चुन चुन कर हटा दिया गया है, उनके वोट काट दिए गए हैं। और कहा क्या जा रहा है कि ये इलीगल है या फिर ये भारतीय है ही नहीं। इस बात का दावा भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है कि ये भारतीय है या फिर नहीं है? इस बात को सरकारी तौर पर साबित कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये भारतीय है या फिर नहीं है? इनका वोट कटना चाहिए या फिर रहना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लेटर पैड पर लिख कर देगी कि इनका नाम काट दो और चुनाव आयोग कुछ देखेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं और सीधे नाम काट देगा? अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है सुष्मिता, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं सियासी खेल क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, उन्होंने कर्नाटका की विधानसभा सीट को लेकर पूरे देश में चर्चा होने लगी वोट चोरी की। 17 तारीख को चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश गुप्ता जी, वो निकलकर सामने आते हैं, कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप हमको एफिडेविट दीजिए। 7 दिन में अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं है, या फिर आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। डायलॉगबाजी करके निकल जाते हैं ना राहुल गांधी, एफिडेविट देते हैं ना, अपने आरोपों से पीछे हटते हैं। वो कहते हैं कि मैंने संसद के अंदर खड़े होकर शपथ ली है संविधान की, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। एक और आनंद विधानसभा सीट का वो जिक्र कर रहे थे हाल ही में, वो कह रहे थे कि वहां पर भी वोट चोरी हुई है, वहां पर भी 6,000 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। तो ऐसे में ये जो आरोप लग रहे हैं, इसका जवाब कुछ नहीं आ रहा है, इसका कंक्लूजन कुछ निकल नहीं रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उससे चुनाव आयोग घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और तो और सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर चुनाव आयोग को फटकार भी लगा चुका है। आप कह रहे थे कि हम जिन लोगों के नाम काटे हैं उनकी लिस्ट नहीं देंगे, उनका नाम नहीं बताएंगे, रीजन नहीं बताएंगे। अब तो सब कुछ करना पड़ रहा है। आपने कहा कि हम आधार कार्ड को वैलिडेट नहीं मानेंगे, क्योंकि आधार कार्ड आपको लग नहीं रहा था कि वोटर आईडी बनाने के लिए वो एलिजिबल चीज है, एलिजिबल एक आईडी है। तो ऐसे में आपने कहा कि हम उसे नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई, फिर आपको आधार कार्ड को भी लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां वोट चोरी को लेकर हो रही हैं, और खास तौर पर जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए और बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, दोनों को एक साथ मिलाकर देखिए।
राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जगहों पर तमाम लोगों के फर्जी तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं और तमाम तरह से लोगों के वोट काटे गए, तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में भी यही हो रहा है, तमाम लोगों के वोट हटा दिए जा रहे हैं, तमाम लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जा रहे हैं, उड़ा दिए जा रहे हैं। और अब जो कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा को लेकर कि 80,000 से ज्यादा जो वोटर्स थे, या फिर 80,000 मान लीजिए, उनका वोट काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया उनका वोट। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे, और आप किसका वोट कटवा रहे हैं? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के वोट, जो वोटर हैं, जो लोग जाहिर तौर पर विपक्ष को वोट करते हैं, उनका वोट काट कर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव को पूरी तरीके से हैक कर लेना चाहते हैं क्या? अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच ये आरोप लगना कि 80,000 मुस्लिम वोटर्स के वोट काट दिए गए हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक है इस लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चुन चुन कर अगर वोट काटे जाएंगे तो फिर तो आप एक तरह से तानाशाही चला रहे हैं। और तानाशाही किस तरह से चल रही है इस देश के अंदर पिछले कुछ वक्त से, ये हम तमाम आरोपों के जो जवाब नहीं मिल रहे हैं उससे समझ सकते हैं। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आखिरी ताकत उसका वोट होता है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो आम जनता अपने अधिकार की रक्षा कैसे करेगी? क्या विपक्षी दल, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, इस मुद्दे पर गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं, या फिर वे भी सिर्फ चुनाव आते-आते बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएंगे? इस पर नहीं, क्या सुष्मिता कहेंगे? उठा तो रहे हैं अपनी आवाज को। हमने देखा 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की, और उसका असर आपको एक चुनावी सर्वे में दिख जाएगा। चुनावी सर्वे जो आया है, बिहार लोक पोल मेगा सर्वे जिसे नाम दिया गया है, वो सर्वे क्या बता रहा है? वो सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन सरकार इस बार बिहार से जाने वाली है, उसकी विदाई होने वाली है, और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वो पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 105 से 114 सीटें एनडीए को, और 118 से 126 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 38 से 41% और 39 से 42% महागठबंधन को वोट शेयर मिल सकता है। यानी कि इस बार कांटे की टक्कर नहीं है, कांटा आगे चल रहा है महागठबंधन का। और ये क्यों हुआ है? देखिए, इसके पीछे रीजन भी बताया गया है, जो तथ्य है, जो निष्कर्ष है कि आखिरकार इस सर्वे को कैसे बनाया गया है, तो उसके पीछे वजह भी बताई गई। वजह क्या बताई गई? वजह नंबर 1, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। उनकी मतदाता अधिकार यात्रा जो थी सार्वजनिक मुद्दों पर केंद्रित रही, और जो वोट चोरी की कहानी है उसने कहीं ना कहीं मोदी जी को बैकफुट पर ला दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा है ना चुनाव आयोग को ना मोदी जी को। ये लिखा गया है, ये निष्कर्ष के तौर पर लिखा गया है, तथ्य के तौर पर लिखा गया है। जब इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जब इन आंकड़ों को जमीन पर ग्राउंड पर जाकर निकाला जा रहा था, तब इस बात को महसूस किया गया है कि वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिहार के अंदर जिस तरह से 16 दिनों की यात्रा की राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है। लेकिन सवाल यही है जिसको आपने भी पूछा कि क्या इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या महागठबंधन के लोग, विपक्ष के लोग इस बात पर आगे भी इसी तरीके से बोलते रहेंगे, या फिर कोई नया मोड़ आ जाएगा? आप जानती हैं भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेशन करने में बहुत माहिर है। अभी देशभक्ति की बातें ला देंगे, अभी देश प्रेम की बातें ला देंगे, अभी सेना की बात आ जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी, और चुनाव बदल जाएगा, लोगों के मन में कुछ और चलने लगेगा। ये वोट चोरी और तमाम चीजें इनके मन से हटा दी जाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा मोदी जी की मां को गाली दी गई है ना, और वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही हुआ। न राहुल गांधी वहां पर थे, न तेजस्वी यादव उस दौरान जब ये घटना हुई तो मंच पर थे। लेकिन टारगेट किया गया राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, ये बताते हुए कि देखिए मोदी जी की मां तक को गाली दी जा रही है और इसके दोषी राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है। लेकिन वो मुद्दा टाइम फिस हो गया हर तरीके से। मतलब जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया था, जिस तेजी के साथ उठाया गया था, उसी तेजी के साथ वो जमीन में जमींदोज हो गया। क्योंकि आप पिछला इतिहास जो आपका है उसी ने आपको जो है हिलाकर रख दिया। मोदी जी जो सोनिया गांधी को लेकर कहते आए हैं, शशि थरूर की पत्नी को लेकर कहते आए हैं, नतीजा सबके सामने था कि मोदी जी की मां को गाली दी गई, ये मुद्दा चल नहीं पाया। और किसी की मां को गाली देना ये बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डिबेट में बैठ कर देते हैं, मोदी जी ने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा।
इसलिए मोदी जी का वो टाइट फिस हो गया मामला। लेकिन फिर क्या है, दूसरा मुद्दा उठाकर लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है बिहार की वो चेंज हो रही है, यहां पर घुसपैठिए आ गए हैं। अब यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, क्योंकि 2 दशकों से सरकार आपकी चल रही है, केंद्र में 11 साल से सरकार में मोदी जी पूरी मतलब एक होता है ना कि झंडा लेकर आगे चलना, तो वो कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन हो कुछ भी वहां पर नहीं रहा है। बिहार में अगर घुसपैठिए घुसे आ रहे हैं तो फिर मोदी जी अमित शाह को हटा दें। गृह मंत्री किस तरह के हैं कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बाहरी घुसपैठिए आ रहे हैं प्रदेश के अंदर। अब ये आरोप पहले तो नहीं लगते थे, जब विपक्ष की सरकारें थी तब तो नहीं ये आरोप लगते थे कि बाहरी घुसपैठिए आ गए हैं। अब बीजेपी की सरकार है तो बाहरी घुसपैठिए भी घुस रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, तो फिर ये सरकार किस तरह से काम करेगी, इस मुद्दे पर भी टाइट है। तो अब बचा कुचा वोट चोरी का मुद्दा, जिस पर पूरी तरीके से गिर गए, और ये जो सर्वे आया है ये अब मोदी जी को सोने नहीं देगा जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं हो जाता है और उसके नतीजे नहीं आ जाते हैं। देखिए अगर आपको वोट चाहिए तो फिर आपको साम दाम दंडभेद करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये भारतीय लोकतंत्र में एक नई परिपाटी शुरू की है। 24 घंटे राजनीति करिए, ये एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी है जिसके तहत वो राजनीति करते हैं। देखो, राजनीति करने को गलत बताया गया है ना, राजनीति करने को गलत बताया जाता रहा है, लेकिन राजनीति गलत नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है आम जनता के जो हक की आवाज है उसको बुलंद करना। आम जनता अगर कहीं पर परेशान हो रही है, कोई भी गरीब तबका परेशान हो रहा है, तो उसके लिए खड़े होना, ये है राजनीति। राजनीति महात्मा गांधी किया करते थे, उस वक्त के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो किया करते थे। वो कोई संत परमात्मा नहीं थे, और वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो इसी बात पर थी कि वो लोगों के लिए खड़े हुए, उन्होंने लोगों के लिए स्टैंड लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही, घुसपैठिए आ रहे हैं, ये आरोप लगाकर आप वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, ये हो क्यों रहा है इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप अपनी मां को लेकर माहौल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों की माओ बहनों भाभियों को लेकर क्या बातें कर रहे हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लोग चरित्र भी देख रहे हैं। देखिए, सामाजिक तौर पर अगर किसी का चरित्र हनन हो जाता है तो फिर उसका ग्राफ गिरता है, उठता नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका चरित्र हनन हो गया और उसका ग्राफ उठा हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो राजनीति के क्षेत्र में हो, वो फिल्म के क्षेत्र में हो, या कहीं पर भी हो। आप देखेंगे जिसका चरित्र हनन हो गया वो नीचे चला गया। और बीजेपी का चरित्र हनन हो रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर। वोट चोरी का मुद्दा अपने आप में हावी है, सारे मुद्दे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहला सर्वे आया है बिहार का वो भी ये बता रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन तमाम मुद्दों पर जो नई युवा पीढ़ी है वो मुखर हो रही है, लाठियां भांजेंगे लोगों के ऊपर, उनके हक की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, और फिर कहेंगे कि हम यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे। 10-10 हजार रुपए बांटने की जरूरत सुष्मिता इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आपको पता है कि ऐसे तो कोई वोट देगा नहीं, हम इनको खरीद लेते हैं। ये बहुत हार्ड शब्द हो सकता है कि राजनीति में हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ही तो हम लोगों को सिखाया है कि विधायकों को खरीद लो, सांसदों को खरीद लो, जहां मना है जिसे भी खरीद लो। अब खरीद लिया जा रहा है, वोटरों को भी खरीद लिया जाएगा क्या, ये जनता तय करेगी। ये जनता बताएगी कि आपने जो 10,000 रुपए दिए, वो महिलाएं बताएंगी बिहार की, जो 10,000 रुपए दिए उस पर क्या वो सेटिस्फाइड हैं, और जो आप 5 साल करके आए हैं, या फिर आपकी तो 2 दशकों से, कुछ समय को छोड़ दीजिए, 2 दशकों से सरकार है, केंद्र में 11 साल की सरकार है, आपने कितने रुपए किसको दिए हैं, और कितने लोगों की आमदनी जो है घट गई है, या फिर महंगाई के चक्कर में उनका किचन का बिल हिल गया है, सारा जवाब महिलाएं देंगी सुष्मिता। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अब ये मुद्दा टिक पाता है या फिर मोदी जी कोई नया मुद्दा और खोज कर लाते हैं। और बिहार में जिस तरह का चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है, एनडीए में भगदड़ मची हुई है, ये मानकर चलिए अगर चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ये माहौल बना रहता है तो बीजेपी इस बार चुनाव हार जाएगी, नीतीश जी की कुर्सी चली जाएगी, और महागठबंधन की सरकार बिहार में हमको देखने को मिलेगी। जो 2 दशकों बाद एक परिवर्तन की बात कही जा रही है वो बिहार में होने जा रहा है। ये सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर, जो अभी का माहौल है उसके आधार पर कहा जा सकता है। आने वाले समय में राजनीति क्या होगी देखते रहेंगे। सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।
अब सवाल यह उठता है कि जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही कटघरे में हो, तो आम मतदाता किस पर भरोसा करे? बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में जहां हर वोट सत्ता का गणित बदलता है, वहां मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट करके उनके वोट काटने की साजिश सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ धोखा है। क्या जनता इसे चुपचाप बर्दाश्त करेगी? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में लोग इन वोट चोरी को सबक सिखाएंगे? और सबसे अहम, क्या बिहार की राजनीति अब विकास और मुद्दों पर लौटेगी या फिर ऐसे ही वोट चोरी और जातीय समीकरण के खेल में उलझी रहेगी? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर, तब तक दीजिए इजाजत। मैं सुष्मिता, नमस्कार।